सादर नमस्कार। जय स्वदेशी। कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण 15 मिनट विलंब से यह कार्यक्रम शुरू हो पाया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज स्वदेशी चौपाल के 29वें दिन मुझे भी एक विषय रखने का अवसर संगठन की तरफ से प्राप्त हुआ है। पिछले 28 दिनों से स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वदेशी चौपाल के विभिन्न विषयों को लेकर के संगठन के बड़े कार्यकर्ताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक ने अपना विषय भारत के गांवों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, किसान को समृद्ध और संपन्न कैसे करें, कैसे हम भारत को अपने ऊंचाइयों पर ले जाकर के विश्व गुरु बना सकते हैं, इस संदर्भ में चर्चा अभी तक हुई। मैं इस स्वदेशी कार्यक्रम चौपाल कार्यक्रम के लिए अपने स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय प्रचारक आदरणीय अजय जी भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता को भी यह अवसर प्रदान किया गया। मैं अपने श्रेष्ठ ज्येष्ठ बड़े भाई डॉक्टर सर्वेश पांडे, जिनके सानिध्य में हमें बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर मिला है, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। पिछले 6-7 वर्षों में एक स्वदेशी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का जो अनुभव संगठन ने मुझे दिया है, जो पद्धति संगठन ने मुझे बताई है, उसके कारण से जो आज मुझे अवसर मिला है, उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि एक छोटा स्वदेशी कार्यकर्ता कैसे अपने बातों को राष्ट्रीय स्तर पर रख सकता है। यह एक संगठन की ही देन है। दिन हो रात हो, कभी भी संगठन का यह कार्य अनवरत चलता रहता है। इस महामारी के, वैश्विक महामारी के दौर में जब 15 से 20 वर्ष पूर्व अपने गांव को छोड़ करके गए हुए मध्यम वर्गीय किसान परिवार के युवा रोजगार की तलाश में बाहर के शहरों में चले गए। आज महामारी के कारण उनको गांव पर, अपने घरों पर वापस आना पड़ रहा है। वो यहाँ आकर करेंगे क्या? अपने स्वावलंबन को कैसे खड़ा करेंगे, अपने आप को कैसे आत्मनिर्भर करेंगे, यह चिंता का विषय है। यह आज का विषय है। मैं जानना चाहूंगा, पिछले 30 वर्ष पूर्व जब गांव में समृद्ध सांस्कृतिक धार्मिक संयुक्त परिवार रहा, कभी नहीं थी, किंतु उनकी स्थान पर अब एकल परिवारों ने जन्म ले लिया, जहां केवल 4 लोग रहते। जब हम 30 वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो हमारे घरों के बाहर चरण कहते थे पहले गायों को बांधने के स्थान को, जहां वो भोजन करती थी, चारा डाला जाता था। देसी गायें रहा करती थी, 3, 4, 5 की संख्या में देसी गाय रहा करती थी। अब देसी गायों के स्थान पर जर्सी गायों ने उनका स्थान ले लिया, जिनके दूध को पीने से हमें कैंसर, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में जब हम खेती का कार्य करते थे तो हम हरी खाद का उपयोग करते थे, जैसे ढैंचा, मूंग इत्यादि। इसके अतिरिक्त गोबर, गोमूत्र अपने खेतों में डालते थे और उन जैविक और देसी खादों से हम अनाज उत्पन्न करते थे, जिसको खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता था। लेकिन उनके स्थान पर अब रासायनिक खादों ने खेतों में जहर घोल दिया। यूरिया, डाई, पोटास की अधिकता ने खेतों का ही स्वास्थ्य खराब नहीं किया, हमारा भी स्वास्थ्य उसने खराब किया, जिसके कारण से विभिन्न बीमारियां हम सबको हो रही हैं। तीसरा, जब हम छोटे थे, करीब 20 साल पहले की, 20 साल क्या 30 साल पहले
गांव में बाग हुआ करते थे जिनको बारी कहा करते थे। मैं बचपन का अपना अनुभव बताऊं तो मेरे पुरखों ने 2 बाग लगाए थे, एक बड़ी बारी एक छोटी बारी, और उन बारियों में न केवल फल मिलते थे बल्कि गांव के बच्चे उसमें खेलते भी थे। ओल्हा-पाती तमाम ऐसे खेल, गुल्ली डंडा, गर्मी के दिनों में छुट्टियों में हम सब वहाँ पर खेला करते थे। और वो आम के बाग, वो जामुन, वो कटहल, वो नींबू, वो केला, वो अमरूद, वो पपीता, जिनसे हम सब्जी भी बनाया करते थे और उनका प्रयोग हम फलों के रूप में भी करते थे। लेकिन अब वो बाग भी धीरे धीरे समाप्त होने के तरफ है। जो सबसे बड़ी परंपरा रही हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत, जब गांव में हम निकलने से पहले गांव के प्रत्येक व्यक्ति को, बड़े बूढ़े को अभिवादन करते थे, चाचा राम राम, भैया राम राम, वो सब भी अब छूट सा गया। और अब गांव की तरफ नहीं दिखते। ऐसे परिवेश में जब आज का युवा प्रौढ़ बनकर शहरों से पलायन कर रहा है, गांव से गया युवा प्रौढ़ बनकर शहरों से पलायन कर रहा है। 20 वर्ष पूर्व अपना अनुभव मैं आपसे शेयर, आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। 20 वर्ष पूर्व मैंने एक निर्णय लिया था बिना किसी से पूछे कि मैं अपना सारा जीवन अपने गांव में ही व्यतीत करूँगा। खेती करूँगा, पशुपालन करूँगा, बाग लगाऊँगा, चक्की लगाऊँगा, सरसों के तेल पेरने की मशीन लगाऊँगा, मधुमक्खी पालन करूँगा, जो कुछ भी करना है गांव करूँगा, छोटे कुटीर उद्योग लगाऊंगा और गांव के इस खेती बाड़ी पशुपालन की व्यवस्था से ही अपने परिवार का भरण पोषण, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, सब कुछ इस परिवेश को लेकर के ही करूँगा। और वह सपना मेरे सामने आज साकार दिखाई पड़ रहा है। जब लोग पलायन करके अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं प्रौढ़ होकर के, तब मुझे ऐसा अनुभव आ रहा है कि क्यों न ये युवा जो आज लौट रहे हैं, इन्होंने गांव को ही अपना आधार बनाया होता तो इनके सामने यह बेरोजगारी की समस्या खड़ी नहीं होती, क्योंकि गांव में कोई बेरोजगार नहीं होता। एक बात तो अभी संगठन की तरफ से पिछले 25 तारीख से शुरू हुआ है अपना स्वदेशी डिजिटल हस्ताक्षर अभियान, जिसके अंतर्गत विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ। इसका मतलब है स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग और विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना। इसके अंतर्गत विभिन्न गांवों से, नगरों से, शहरों से अध्यापक हों, किसान हों, व्यवसायी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी, सभी वर्गों से हम सहयोग ले रहे हैं, सभी से हस्ताक्षर करा रहे हैं और यह शपथ देने का कार्य कर रहे हैं कि आज के पश्चात हम ज़्यादा से ज़्यादा, हम ये नहीं कहते कि सब कुछ स्वदेशी आप कर सकते, किंतु प्रयास करेंगे कि हम 90% तक स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। जिले का संयोजक होने के नाते, मऊ जनपद का संयोजक होने के नाते प्रतिदिन हमें जो लक्ष्य मिला है संगठन की तरफ से, प्रतिदिन 10 गांव से 50 व्यक्तियों का हस्ताक्षर या 100 व्यक्तियों का हस्ताक्षर और नगरों से भी 100 व्यक्तियों का हस्ताक्षर हमें संगठन को देना है और उन व्यक्तियों को शपथ दिलानी है कि अब से वो स्वदेशी का व्यवहार करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग करेंगे और ऐसा हम कर रहे हैं। विश्वास है कि हम जल्द से जल्द इस स्वदेशी की परिकल्पना को भारतवर्ष के अंदर, गाँव के अंदर साकार करने में सफल रहेंगे। अब मैं अपने विषय की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि हमारा विषय है कृषि पर आधारित सुखी परिवार। सुनने में यह विषय थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह सत्य है और सही। यदि गांव के अंदर हम श्रम करें, ज़्यादा श्रम नहीं, जैसे हम देश के अंदर जो यहाँ से बेरोजगार जाते हैं कमाने के लिए 8 से 10 घंटा परिश्रम करते हैं कंपनियों के अंदर, और वो मध्यम वर्गीय सीमांत किसान भी हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि अगर सुबह 3 घंटा और शाम को 2 घंटा खेतों में काम किया जाए तो गांव की बेरोजगारी रहेगी ही नहीं। यदि गांव में देसी गाय पाला जाए
तो गांव में बेरोजगारी नहीं रहेगी। अगर खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाए जाएं तो गांव की बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। यदि अपने खेतों में बाग लगाए जाएं तो गांव में बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जब हम खेती की बात करते हैं तो एक व्यक्ति की छवि हमारे सामने आती है जो धोती कुर्ता पहने हुए और सर पर गमछी बांधे हुए दिखता है, और उसका नाम होता है किसान। क्योंकि किसान और कृषि एक दूसरे के पूरक है। बिना किसान के कृषि नहीं हो सकती। वह किसान जो 30 वर्षों पूर्व हमें धोती कुर्ता पहन के और सर पर पगड़ी बांध के दिखता, आज समय थोड़ा बदला है। किसान पहले का समय कुछ हो, तब भी वो समृद्ध था, तब भी अपने सारे परिवार का भरण पोषण वो खेती बाड़ी और बागवानी से कर लिया करता था। छोटे मोटे गृह कुटीर उद्योग भी उसके मन में आते थे, जिससे वह भविष्य के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाता। जब हम किसान की बात करते हैं तो हमें प्रतीत होता है कर्तव्य, संयम, धैर्य, त्याग और तपस्या का वह दूसरा नाम किसान है, जो आत्मनिर्भर होकर आत्मसम्मानित अपने पैरों पर गांव के अंदर खड़ा है। या यूं कहें तो कह सकते हैं कि त्याग, बलिदान और तपस्या का दूसरा नाम ही किसान है, जो धरती से अपने त्याग तपस्या के बल पर सोना उगालने का काम करता है, सोना उगाने का काम करता है। जेठ की दोपहरी हो या पूस की ठंडी रात, भादों की घनघोर घटाएं हो या पत्थर आसमान से गिरते हुए ओले, या हो तूफान, किसान अपनी मेड़ों पर खड़ा होकर के अपने खेतों की रक्षा करता है। गाय की आखिरी रोटी हो या कुत्ते की, गाय की पहली रोटी हो या कुत्ते की आखिरी रोटी, सब कुछ अन्नदाता की देन है। यहाँ तक कि पशु पक्षी, छोटे कीड़े मकोड़े भी किसी न किसी माध्यम से किसान के द्वारा उत्पन्न अनाज, दूध, फल और सब्जियों का उपभोग करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गांव में रहना कितना अच्छा लगता है, यह मुझसे पूछा जा सकता है। एक प्राकृतिक वातावरण में, शांत वातावरण में जितना आनंद प्राप्त होता है वह शहरों में शायद ही मिले। जब हम फल लगाते हैं, आम, अमरूद या कोई भी चीज पेड़ पर फलता है, तो किसान को उसको खा करके नहीं, उसको देख करके ही प्रसन्नता हो जाती है। कोई रिश्तेदार हो, मित्र हो, साथी हो, दोस्त हो, उसके बीच पड़ोस हो, उसके बीच में उन फलों का, उन सब्जियों का वितरण कर वह आत्मसम्मान का गौरव करता है। और यही किसान की दिनचर्या। जब किंतु हमें यदि गांव को खड़ा करना है, यदि खेतों को उपजाऊ बनाना है, यदि अपने भारत को खड़ा करना है, तो हमें अपने खेतों पर ध्यान देना पड़ेगा। खेती हो, बाड़ी हो, पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो या छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जैसे अपने नलकूप के अंदर हम आटा चक्की लगा सकते हैं, सरसों तेल पेरने की मशीन लगा सकते हैं, धान की कुटाई की मशीन लगा सकते हैं, मसाला पीस करके हम सप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे काम, सरसों पेर करके सरसों के तेल की सप्लाई कर सकते हैं। इन सब कृषि के साथ, बागवानी के साथ, सब्जी उत्पादन के साथ हम इन कामों को भी कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसान बहुत ही संयमित व्यक्ति होता है। वो अपने सीमित संसाधन में भारतीय स्वदेशी बचत की जो संस्कृति के साथ गांव में रहता है, वही उसका आधार है। और उसी आधार के बल पर यह गांव, यह भारत भविष्य में खड़ा हो सकता है। दूसरा कोई आधार नहीं।
उपभोग की संस्कृति, शहर नगर बड़े शहरों में लोग परेशान क्यों हैं? अत्यधिक उपभोग करते हैं, वस्तुओं का उपभोग हो या खान पान का उपभोग हो। किंतु गांव में स्वदेशी बचत की संस्कृति ने हमारे अर्थव्यवस्था को एक आधार स्तंभ बना रखा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक देश के अंदर किसान है, जब तक देश के अंदर गांव हैं, तब तक यह भारत की अर्थव्यवस्था कभी विदृढ़, कभी नीचे नहीं होगी, हमेशा सबल रहेगी। अब हम उन बिंदुओं पर आ रहे हैं जिनसे किसान समृद्ध हो सकता है। एक किसान महीने या साल के अगर कहें तो 4 से 5 से 10 लाख रुपए भी अर्जित कर सकता है, लेकिन उसका एक आधार है और वो है श्रम करना पड़ेगा। जैसे हम रोजगार के लिए बाहर जाते हैं और कंपनियों में 8 से 10 घंटा काम करते हैं, लेकिन किसान अपने दरवाजे पर, अपने घर के बाहर पशुओं को, अपनी देसी गायों को अपने खेतों में अगर 6 घंटा सुबह शाम काम करे तो एक आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानित और सबल किसान हो सकता है। कैसे? इसको देखो। जैसे अगर हम रबी के फसलों की बात करते हैं तो एक मध्यम किसान की 3 श्रेणियां होती हैं। एक विषय बिंदु और भी है। किसान 3 श्रेणियों में विभाजित है: सीमांत, लघु और बड़े किसान। सीमांत किसान के पास लगभग 1 हेक्टेयर भूमि, जिसको 4 बीघे कह सकते हैं, 40 मंडे होती है, और एक लघु किसान के पास 1 हेक्टेयर से लेकर 3 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर तक की भूमि को माना जाता है कि वो लघु किसान हो सकता है। एक 8 से 10 परिवार के बीच का, संयुक्त परिवार के बीच का मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि अगर 1 हेक्टेयर के अंदर रबी के सीजन में एक किसान गेहूं का उत्पादन करना चाहता है तो 1 हेक्टेयर में करीब 25,000 रुपए उसे उसके फसलों की लागत लगेगी। वो जुताई हो, बुआई हो, खाद हो या उसकी मड़ाई हो, जिसमें मजदूरों को काम भी मिलता है, और करीब 1 हेक्टेयर में 40 कुंटल लगभग गेहूं का उत्पादन होता है, जिसकी अगर बाजार मूल्य को हम जोड़ें तो वह लगभग 75,000 के आसपास होता है। 75,000 में अगर 25,000 लागत हम घटा देते हैं तो कम से कम 50,000 रुपए के लगभग कैश मिलता है। अब तो सहकारी समितियों पर कैश गेहूं बिकता है, जिसको हम ले जाकर, सरकार ने हमें सुविधा ऐसी प्रदान इस समय कर रखी है, 4 से 5 दिनों के अंदर, 1 हफ्ते के दिनों के अंदर हमारे बैंक के अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो गेहूं का उपभोग हम करते हैं आटे के रूप में, उसको हम भूल जाते हैं। 8 से 10 लोगों के परिवार में अगर हम गेहूं के उपभोग की बात करें, आटे के उपभोग की बात करें, तो साल के अंदर कम से कम 5 से 7 कुंटल एक अनुमानित लागत है, और उसकी भी लागत हो जाती है कम से कम 15,000 या 20,000 आटा। 15,000 से 20,000 का आटा अगर हम बाजार से खरीदेंगे तभी हम 8 से 10 लोगों को खिला सकते हैं, एक संयुक्त परिवार को। तो वो 50,000 और ये 15,000, लगभग 65 से 70,000 रुपए एक सीजन में, 1 हेक्टेयर में गेहूं की फसल से हम प्राप्त कर सकते हैं। यही स्थिति खरीफ के सीजन में धान की है। धान हर जगह उत्पन्न नहीं होता। जहां जमीन धान की है वहां धान का उत्पादन अच्छा होता है, जहां नहीं होता है वहां किसान केवल अपने उपभोग करने भर ही धान लगाता है। और केवल उपभोग करने वाले धान के से निकलने वाले चावल की ही चिंता करें तो करीब 8 से 10 व्यक्तियों के परिवारों में 15 से 20,000 रुपए का चावल हमें खरीदना पड़ सकता है, जो हमारे लिए कमाई है। जो हम बचत कर रहे हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं, वो भी तो एक तरह से कमाई ही है हमारी। और जो धान बाहुल्य क्षेत्र हैं, जिस तरह से हमने गेहूं का आंकड़ा दिया आपको, तो उस तरह से धान बाहुल्य क्षेत्रों में जहां बारिश की अधिकता होती है, क्लाइमेट धान के अनुकूल होती है, वहां इसी प्रकार से गेहूं और धान दोनों में 1 हेक्टेयर में लगभग 50-45 हजार के आसपास की धान बेच करके, धान भी बिकता है सहकारी समितियों में और उसका भी कैश मूल्य
मिलता है, सरकार ने ऐसी व्यवस्था करी है, ऐसा कर सकते। ये तो रही। इसके अतिरिक्त अपने बचे हुए खेत के भाग में हम अरहर, सरसों, चना, मटर, जौ का भी छोटे छोटे खंडों में उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम बिक्री के लिए नहीं, अरहर थोड़ी क्रिटिकल है, फसल है जो कभी होती है कभी नहीं होती, लेकिन अगर हम अरहर का उत्पादन करें, मैक्सिमम होती भी है, अरहर का उत्पादन करें और शुद्ध सरसों बोएं अपने खेतों में 6 मंडे से 8 मंडे तक, तो 10 से 8, 8 से 6 व्यक्ति के परिवारों में वह साल भर के लिए सरसों का तेल उपलब्ध कराएगी, जो हमें कम से कम 10,000 रुपये बचत देगी। उसी प्रकार अरहर भी अगर 1 बीघे 8 मंडे अरहर बोते हैं तो निश्चित रूप से हमें 10 से 12,000 रुपये साल में बचत होती है, तो निश्चित रूप से 20,000 और हम ऐड कर देते हैं। धान गेहूं के अतिरिक्त केवल उपभोग करने घर में, तो वो करीब 20 से 25,000 रुपये हमारी बचत होती है, जिसको कमाने के लिए हम नगरों में और शहरों में जाते हैं। दूसरा जो हमारा विषय है बागवानी। पहले के जमाने में, जैसा मैंने बताया था कि जब मैं बचपन में था तो हमारे 2 बाग हुआ करते, एक बड़ी बारी कहते थे, छोटी बारी कहते। विभिन्न प्रकार के आम, मैं ये विषय रख चुका हूँ आपके सामने, दोबारा इसको रखने का विषय नहीं है। फिर भी ये आम, कटहल, नींबू, आंवला, पपीता, केला जो भी हम उत्पादन करते थे, अगर केवल उपभोग को ही ले लें तो इससे भी, अगर इसको लगाते हैं बगीचे को हमेशा अनवरत, अगर ये पेड़ हमारे सामने खड़े हैं तो निश्चित रूप से 10 से 15,000 रुपये साल के हम इसका भी उपभोग कर लेते हैं, जो हमारे बजट में ही आता है। ये भी हमारी कमाई ही है एक तरफ से। और जो हम बांटते हैं लोगों को, उसका जो सुख है, आनंद है, जो पर्यावरण को हम शुद्ध रखते हैं इसके मामले, और जिन पेड़ों पर पशु पक्षी निवास करते हैं उसको छोड़ दीजिए, पशु पक्षी निवास करते हैं, आवास करते हैं, आपके फलों से ही भोजन लेते हैं, वो अनुभूति, वो सुखद अनुभूति की कल्पना जब हम तब करते हैं जब उन फलों को हम, उन पक्षियों को खाते हुए देखते हैं, तो लगता है कि हमने कुछ जीवन में कर लिया, उसको छोड़ दीजिए। तीसरा हमारा जो विषय है वो है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन पहले के समय में देसी गायें अपने घरों पर हुआ करती थी, गंगा तीरी गाय हुआ करती थी, थोड़ा उनका दूध उत्पादन कम हुआ करता था, सफेद रंग की गाय होती थी। हम भी देखते थे अपने बचपन में, जब हमारे बाबा रखते थे 3-4 गाय। लेकिन आज देशी नस्ल की विभिन्न प्रजातियों की गायें, गीर है, धारपाकड़ है, सिंधी है, और भी गायें हैं, नागौरी गायें हैं, उनको ला करके जो ज्यादा दूध उत्पादन करती है, उनको हम अपने दरवाजे के बाहर बांध करके, अगर हम केवल 2 गायों की बात करें तो प्रतिदिन हमें, ये मेरा अनुभव है या किसी किताब से मैं पढ़ के नहीं कह रहा, ये मेरा अनुभव है, तो साल भर में 8 से 10 व्यक्तियों को प्रतिदिन के हिसाब से 5 लीटर का जो खर्च हमारे घर दूध का होता है, उसमें सब दूध, दही, मक्खन, मलाई, पनीर, पेड़ा भी बना सकते हैं, तो सब कुछ उपभोग कर सकते हैं आप। और इनकी कीमत, 5 लीटर दूध की कीमत 250 रुपये प्रतिदिन, और 250 रुपये का मतलब 5,000 महीने का, और साल के कितने, 72,000, माने अनुमानित लागत। वो 72,000 हम क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, हम उपभोग कर रहे हैं। जो गाय का दूध अगर हमारे पास नहीं होता तो वो हम कहीं से खरीदते 72,000 का, तो वो 72,000 रुपये हमारी लागत है जिसको हम कमा रहे हैं, कीमत है जिसको हम कमा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो अनुमान है कि 10 से 12 लीटर 15 लीटर तक गाय दूध देती, अगर 5 से 6 लीटर दूध हम बाजार में दे देते हैं किसी को बेचने के लिए, तो साल के उसी प्रकार 70 से 72,000 रुपये हमारे गाय से आमदनी भी होती है। दूसरा एक विषय आता है कि बहुत लोग कहते हैं गाय को रखना बड़ा कठिन है, इनका जो है बहुत कीमत लगती है इनको पालने में। गांव में ऐसा नहीं है। जब हम गेहूं की मड़ाई करते हैं तो उससे भूसा निकलता है, और उस भूसे का उपभोग हम गाय के सूखे चारे के रूप में करते हैं। अपने खेत के छोटे से हिस्से में जाड़े के दिनों में बरसीन और गर्मी के दिनों में चरी बो करके हरे चारे के रूप में गाय को खिलाते हैं, जिससे हमारी लागत गाय के संरक्षण, संवर्धन और उसको पालने में हमारी लागत में कमी आती है। हम 2 देसी गाय पाल सकते हैं।
यही नहीं, 2 देसी गायों से करीब 1 हेक्टेयर भूमि को गोबर से आप पाट करके, गोमूत्र घोल करके अपने फसलों में छिड़काव करके उनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उनके कीट से रक्षा कर सकते हैं, जिससे हमारी रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है, खेत भी स्वस्थ रहेंगे हमारे और हम भी स्वस्थ रहेंगे। देसी गाय की बात कर रहा हूं मैं, जर्सी गाय की नहीं। देसी गाय के उत्पादन से ऐसा संभव है, जिस दूध को हम पिएंगे तो हमें कहीं भी बीपी, ब्लड प्रेशर, थायराइड या शुगर की चिंता नहीं करती। गाय के बारे में कहा जाता है कि गाय हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है। हमारे पुरखे कहते थे कि जब कोई भी विपत्ति परिवार पर आती है तो पहले गाय उसको संभालती है। ऐसा हमारे धर्म में है, गाय को रोटी देना, जिसे विभिन्न प्रकार के दोष मिट जाते हैं। और यह सत्य है, उनके पीठ पर हाथ फेरने से देसी गाय के आगे से पीछे तक हमारे शुगर, बीपी कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसा वैज्ञानिक प्रमाणित है। उसको मूत्र के पीने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां, देसी गाय के मूत्र को पीने से कैंसर जैसी घातक बीमारियों से ये निजात पाते हैं, ऐसा विज्ञान कहता है। ऐसा मैं नहीं कहता। अब हम अपने दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं। हरी खाद, जैसा मैंने बताया आपको, ढैंचा, उड़द, मूंग बो करके और उनको हम कटाई करके खेतों में पानी भर के हरी खादों का उत्पादन करते थे, जिससे हमारे उत्पादन में वृद्धि होती थी। अब ऐसा नहीं। मेड़ों पर वृक्ष, एक उदाहरण से आपको इस बात को समझाऊंगा कि मेड़ों पर वृक्ष क्यों लगाएं। जैसे हमारे घर में एक कन्या ने यदि जन्म ले लिया और उस कन्या के जन्म लेने के 1 साल के अंदर अगर हमने 200 की संख्या में या 100 की संख्या में अपने मेड़ों पर साखू, देवदार या अन्य महोगनी, सागौन लगा दिए तो लगभग 25 सालों के अंदर ये वृक्ष तैयार होते हैं, कुछ 20 से 25 सालों के अंदर। और जब बच्चे हमारे घरों से उच्च शिक्षा के लिए निकलते हैं और उनको ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, या तो हम उन वृक्षों को बेच करके अपने पुत्र पुत्रियों के शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा है। इसके अलावा घर के अन्य बड़े खर्चों के लिए यह वृक्ष भविष्य के लिए ज्यादा उपयोगी है। दूसरी एक विषय पर और जाऊंगा, नलकूप। यदि हम खेती की बात करते हैं, 10 बीघे या 2 हेक्टेयर की बात करते हैं तो हमारे लिए नलकूप आवश्यक है। एक विषय देखिए, नलकूप से पहले एक विषय छूट गया, मैं उसको बताना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय था, सब्जी उत्पादन। सब्जी उत्पादन के विषय में अगर मैं चलूं, अपने खेत में ज्यादा नहीं 6 मंडा, केवल 6 मंडा अगर सालों साल सब्जी उत्पादन आप करते हैं, आप देख लीजिए 6 से 8 परिवार के व्यक्ति में एक दिन की सब्जी का खर्च लगभग 150 से 200 रुपये। 200 रुपये का तात्पर्य यह है कि महीने के 6000 और साल में आप जोड़ लीजिए करीब 70-75 रुपए सब्जी का उपभोग हम अपनी मिट्टी से शुद्ध सब्जी अपने खेतों से अपने परिवार को खिला सकते हैं और खा सकते हैं, जिससे 60 से 70 हजार रुपए जो हम बाजार से सब्जी खरीदेंगे, कहीं से कमाएंगे तभी तो खरीदेंगे, वो सब्जी हम अपने खेतों से प्राप्त कर सकते हैं। वो हमें बचत के रूप में 60 से 70 हजार रुपए प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यदि हम सब्जी उत्पादन करते हैं बाजारों में जाने के लिए, बाजार ले जाने के लिए, हाट ले जाने के लिए, तो इसी प्रकार मैंने थोड़ा दिन तक ऐसा किया भी था। ये अनुभव है कि कम से कम जब अगर 6 मंडा आप सब्जी करते हैं और प्रतिदिन आपकी सब्जी आपके मंडी जाती है तो 300 से लेकर के 800, 1000 रुपए तक आपको सब्जी उत्पादन का मूल्य सब्जी मंडियों में मिल जाता है, जो साल के करीब 1 लाख रुपए तक हो सकता है। इसके लिए किंतु इसके लिए श्रम की आवश्यकता है, हमें श्रम करना पड़ेगा। दूसरी बात, बिजली। अब हम थोड़ा किसान के नहीं रख देते, एक विषय और भी है, नलकूप का विषय। नलकूप
हमें पानी का साधन होना चाहिए खेतों के अंदर, जिससे नलकूप की व्यवस्था हम करें और उस नलकूप के अंदर ही छोटे कुटीर ग्राम्य उद्योग के अंतर्गत हम आटा पीसने की चक्की लगा सकते हैं, उस आटा को पैक करके बेच सकते हैं, सरसों तेल पेरने की मशीन लगा सकते हैं जो सरसों से तेल निकालती है, उसका हम मूल्य ले सकते हैं, उसको छोटे छोटे बॉटल 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर में पैक करके सरसों मंगा करके पैक करके हम बाजार में या अपने गांव में या अपने चीर परिचित के यहाँ दे सकते हैं और उससे कैश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति हम कर सकते हैं। इस तरह एक किसान परिवार मेरे अनुमान से मध्यम वर्गीय किसान परिवार, मैं कहना चाहूंगा कि अगर 10 से 15 बीघे 20 बीघे की प्रॉपर्टी है, खेत है, भूमि है, तो उसको कहीं भी बाहर जाने की, रोजगार तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे 8 से 10 घंटे कंपनियों में काम करने की आवश्यकता नहीं है। खेतों में वो, मैं ये नहीं कहता कि वो केवल 6 घंटा वही खेतों में मेहनत करेगा, गांव में मजदूर भी मिलते हैं, उनसे खेतों में वो बैठ करके काम भी करा सकता है। आगे कुछ किसान की समस्याओं के बारे में 2 मिनट बिंदु है हमारे पास कि सरकारों को क्या करना चाहिए। जैसे आप एक प्रश्न आता है अभी कि ये अगर कुछ करना चाहते हैं तो कहाँ से पैसा आएगा कि हम शुरुआत करें, गाय कहाँ से खरीदें। तो निश्चित रूप से यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसान क्रेडिट कार्ड, यह अनुभव है, बड़ी सुलभता से लोग कहते हैं कि बहुत चक्कर लगाते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, ऐसा नहीं है। आप जाएंगे अगर बैंकों में और आपके पास भूमि है 10 से 15 बीघे के अंतर्गत, तो 3 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड आपका बनता है, जिससे आप अपने इन खेतों को, अपने फसलों की, अपनी बागवानी की, अपने पशुपालन की, अपनी चक्की की शुरुआत कर सकते हैं। सरकार द्वारा हमें कुछ सुविधाएं जो नहीं मिलती हैं, उसकी भी चर्चा 2 मिनट के लिए करना चाहूंगा। वह नकारात्मक नहीं है। हमें बिजली और पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी कैसे मिलेगा? हमने नलकूप तो लगाया लेकिन बिजली नहीं मिलती। जब गेहूं की सिंचाई का समय आता है तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस समय दिन में लाइट नहीं रहती, और उस की रात में, उस जनवरी की रात में किसान किस प्रकार गेहूं के खेतों में पानी चलाता है। जब अपने रजाई में बैठे रहते हैं और पैर भी बाहर निकल जाता है तो हमें ठंड लगती है, तो वो ठंडे पानी में अपने दोनों हाथ से मेड़ बांधता है गेहूं के खेतों में घुस करके। तो निश्चित रूप से जाड़े के दिनों में सरकार या उससे लगे हुए जो भी लोग हैं, इनको यह करना चाहिए कि हमें दिन में बिजली प्राप्त हो गेहूं की सिंचाई के समय। धान के समय में बरसात होती है, किंतु बरसात के बाद यदि धान सूख रहा है तो उसके लिए बिजली और पानी की नितांत आवश्यकता है। एक और विषय है, जब हम सब्जी का उत्पादन करते हैं, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, जब ज्यादा हो जाता है, उत्पादन ज्यादा होता है, तो होता क्या है, 10 रुपए किलो बिकने वाला आलू 2 रुपए किलो बिकता है। उससे किसान का बड़ा नुकसान होता है। तो सरकार को चाहिए कि ग्राम स्तर पर या तहसील स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर उन फसलों के भंडारण की व्यवस्था, कि किसान को धान गेहूं का जिस तरह से वो मूल्य देती है, उसी प्रकार सब्जियों का भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। हर राज्य को, देश के सबको, जितने भी प्रधानमंत्री जी हैं अपने, मोदी जी या मुख्यमंत्री जितने लोग भी हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ज़्यादा जब उत्पादन होगा तो उसको स्टोर करके और उनको निर्यात करने का अगर काम करेंगे तो किसान को उचित मूल्य मिलेगा अपनी फसलों का। ऐसा ध्यान होना चाहिए। इस तरह से यदि हम एक अनुमान करें तो इन जो विषयों को, जैसे सब्जी का विषय मैंने रखा आपके सामने, अनाज का विषय रखा, पशुपालन का विषय रखा, इन सबको उपभोग और इसके अतिरिक्त जो हम बाजार में बेचते हैं, इन सबको अगर लेके हम चलते हैं तो 10 से 15 बीघे तक का किसान अगर श्रम करता है अपने खेतों में 4 से 6 घंटे, तो 5 से 6 लाख 7 लाख और मेहनत करे, सब्जी उत्पादन और दुग्ध उत्पादन करे, तो 10 लाख रुपए साल में आय प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार सुखपूर्वक
अपने पूरे परिवार का संचालन, उसकी भोजन व्यवस्था, उसके वस्त्र की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है और कहीं किसी से कमतर एक आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानित जीवन किसान जी सकता है। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, युवाओं से मेरी अपील है, जो प्रौढ़ हो चुके हैं थोड़े, उनसे भी मेरी अपील है, अपने गांव की ओर लौट आइए, अपने खेतों में आप काम करिए। किसान होना, श्रम करिए और अपने खेतों में नौकरी न करके मालिक होने का कार्य करिए और लोगों को श्रम भी दीजिए। जो मजदूर वापस आ रहे हैं, मध्यम वर्गीय किसान, उनको अपने खेतों में दे सकता है, स्थान भी दे सकता है कि हमें ये काम कराना है, हमें मेड़ों को बांधना है, हमें फसलों को कोड़वाना है, हमें सब्जी मंडी में ले आकर के फल को या सब्जी को तुम्हें बेचना है, और उससे उसे भी 100-200 रुपये वो आय दे सकता है। और इस प्रकार अंत में हम यह कहना चाहेंगे, यदि हमें आत्मनिर्भर बनना है, किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, गाँव को खड़ा करना है, हमारे देश को खड़ा करना है, हमें अपनी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को पूरा वापस लाना है, तो हमें खेती करना होगा, गोपालन करना होगा। तभी हम राष्ट्रपिता गांधी के सपनों को, हम दीनदयाल जी के सपनों को, हम राष्ट्र ऋषि दंतोपंत ठेंगड़ी जी के सपने को साकार कर सकते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।